हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरप्रीत चौरसिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हम इसमें समझेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स आते हैं, क्या नई चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके काफ़ी मार्क्स कवर हो सकते हैं आपके पेपर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और लिबरलाइजेशन। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ देखो भी और समझो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कहता है कि हमारी जो इंडिया था उसमें 1991 में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना हमें करना पड़ा। क्योंकि हमारे पास हमारा जो बोरोइंग्स था, हमने जो बाहर के लोगों से, बाहर के देशों से बोरो कर रखा था, मतलब पैसा उधार ले रखा था। तो अब हमारे पास इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि हम उसको चुका पाए, या उसका पेमेंट बिल्कुल 1% पेमेंट नहीं कर पा रहे थे हम उस टाइम पे। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई थी। अब इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट के पास रीपेमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं था जो उन्होंने बाहर से लिया था। सेम मैंने अभी बोला, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा था वो बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि हम उसको यूज़ करते थे पेट्रोलियम के लिए, यानी कि हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती हैं उसको इंपोर्ट करते थे, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया और भी क्रूड ऑयल हो गया, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन हमें उसको बाहर से मंगवाना ही पड़ता है क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। ठीक है। तो उस चक्कर में जब हम वो चीज़ खरीदते थे तो हमारा उस वजह से जो रिजर्व था, जो हमारा बैलेंस था फॉरेन एक्सचेंज का, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। मान लीजिए हमारा वो बैलेंस इतना नहीं था कि हम कल की रात तक का भी पैसा बचा पा रहे थे, यानी कि कल रात तक के पैसे भी नहीं थे हमारे पास। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे एसेंशियल गुड थे, अब क्योंकि देखो हमारी इकोनॉमी एकदम खतरे में आ चुकी है, तो अब हमारा जो अंदर का मार्केट होगा उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। ठीक है। महंगाई बढ़ गई तो अब उससे क्या, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि अब हमारी सरकार ने सोचा कि अब क्यों ना हम एक नई रिफॉर्म लेकर आए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। ठीक है। अभी जब हम बैकग्राउंड में पढ़ेंगे तो हम इसका एक बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि क्यों ऐसा हम लोगों ने अडॉप्ट किया। मतलब क्या सिर्फ यही रीज़न थे या और भी कई सारे रीज़न थे जिसकी वजह से हमें एलपीजी यानी कि न्यू रिफॉर्म लाना पड़ा अपने इंडिया में। ठीक है। तो और हमारे पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम कई सारे रीजंस ऐसे आ गए थे जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म्स लाने पड़े। जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स में जो लाइसेंस का सिस्टम था उसका बहुत मिसयूज़ हुआ था। तो ऐसे कई सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि एनईपी लाना पड़ा। ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में लिखा है कि जब हमारे एक्सपेंडिचर हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी जो सरकार है वो कहीं और से फाइनेंस लेती है। यानी कि जब हमारे से मान लीजिए हमारे खर्चे हैं 20 रुपये और हमारी रेवेन्यू है 10 रुपये, तो अब हमें इसको मीट करना पड़ेगा, यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है। तो अब ये जो बीच का गैप है इसको कवर करने के लिए या तो हम कहीं से उधार लेंगे, या फिर यही एक ऑप्शन बचता है कि हम या तो उधार लें या अपने एक्सपेंडिचर कम कर दें। ठीक है। ये दो चीज़ें बचती हैं अपने पास। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, वो बाहर के लोगों से फंड इकट्ठा करती है, बाहर के लोगों से, बाहर की बैंक से, जो फॉरेन बैंक्स होते हैं उनसे या फॉरेन कंट्रीज से, और जो हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक लोग होते हैं यानी कि हमारी कंट्री के लोग होते हैं उनसे भी वो बोरो करती है सरकार। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर चाहिए था। ठीक है। अब क्योंकि हम इतना सा, हमारी इकोनॉमी अभी अभी फ्री हुई है इंडिपेंडेंस से, हमें ज़्यादा इतनी हमारी कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उस वजह से हमें अपने इकोनॉमी में कई सारी चीज़ें करनी पड़ती थी जिससे हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएँ। क्योंकि तब नई नई थी, इतना एक्सपेंडेड तो हुई नहीं थी, इतनी एक्सपेंड हो गई हो कि उससे हमारा रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, तो हमारी रेवेन्यू कम थी। अब डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को चाहिए पैसा, कि भाई पैसा लेकर आओ तभी काम होगा। और भी कई सारे चैलेंजेस थे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उस टाइम पे पॉपुलेशन हाई थी, लोग बढ़ते जा रहे थे, और उसके बाद हमारी बेरोज़गारी ज़्यादा थी और हमारी पॉवर्टी ज़्यादा थी। ये तीनों रीज़न एक बहुत बड़े रीज़न हो जाते हैं, क्योंकि भुखमरी की हालत हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये तीनों चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस थे उस टाइम के। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू।
तो अभी तक क्या था कि जब अभी तक हम जो जितनी भी एक्सपेंडिचर कर रहे थे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, तो उन प्रोग्राम्स ने हमें इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं दिया कि हम ये जो अपना पूरा इतना बड़ा बर्डन आ चुका है हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है, ये हम कवर कर सके। तो अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा हो, ना हमारे पास टैक्स से पैसा आ रहा था, क्योंकि उस टाइम टैक्स भी बहुत हाई थे। तो कितने लोग भरते होंगे टैक्स उस टाइम पे? अभी नहीं भरते तो उस टाइम तो और कम भर रहे होंगे। और कई मतलब वो टैक्स चोरी वाला सिस्टम ही चल रहा था, क्योंकि उस टाइम तो अभी से ज़्यादा टैक्स हाई था। तो इस वजह से टैक्स से भी पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो पब्लिक सेक्टर हमारे पास अंडरटेकिंग्स थी, यानी कि जो सरकारी कंपनियां थी, उनसे भी इतना पैसा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो तो वेलफेयर के लिए बनी होती हैं। वो इतना प्रॉफिट कहाँ से देंगी आपको कि आप अपना पूरा सरकार उस पर चला सको? तो वो चीज़ हो जाती है। तो उस वजह से क्या था कि ओवरऑल हमारे पास रेवेन्यू बहुत कम ही थी, इतनी हाई थी ही नहीं। फिर 1980 में ऐसा सिचुएशन आया कि अब हमारे पास जो हमारा एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ने लगा है। यानी कि अब रेवेन्यू कम हो चुकी है और एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब जो बीच का गैप है उसको तो आप बोरोइंग लेके कवर कर ही नहीं सकते हो। अब आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। अब हमारे इंपोर्ट्स भी इतने बढ़ चुके हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू है, यानी कि जो हमारे इंपोर्ट्स से हम इंपोर्ट्स में पैसा देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स में हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, हम बाहर सामान बेचते हैं। तो अब क्या सिचुएशन थी कि हमारा जो इंपोर्ट था वो बहुत हाई था, क्योंकि हम पेट्रोलियम मंगा रहे हैं, पेट्रोल मंगा रहे हैं, और क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें मंगा रहे हैं। लेकिन हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो अब जो इसके बीच में गैप जो होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन होने लगा, यानी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम होने लगा कि हमारे पास तो अब 2 हफ्तों के इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है। यानी कि 2 हफ्तों में अगर जो भी हम कुछ मंगा रहे हैं तो हम उसका पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 हफ्ते का भी फंड नहीं है कि हम 2 हफ्ते अपना इंपोर्ट्स चला सकें सही से। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस आ चुकी थी। उसके बाद लिखा है देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि देखो, एक लोन लेते हैं हम तो हम इंटरेस्ट भी देते हैं, और जो हमने लोन लिया है, जितना कैपिटल लोन लिया है, यानी कि अगर हमने 50,000 का लोन लिया है, उस पर हमारा 10% इंटरेस्ट है, तो हमें 5,000 रुपये उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 50,000 भी हमें उन्हें वापस देने पड़ेंगे, सही बात है। अब उनके पास 5,000 इंटरेस्ट के पैसे नहीं है, तो सोचो आप जो कैपिटल अमाउंट है 50,000 की, वो कैसे भरेंगे? तो ये सिचुएशन हो गई थी कि अब हमारे पास इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे नहीं हैं लोन के ऊपर। तो अब क्या हुआ, अब हमारी गवर्नमेंट ने किसको अप्रोच किया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। IBRD, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये तीनों एक ही हैं, और इन तीनों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं, या कहीं भी आप आंसर लिखोगे तो ये तीनों नाम आप लिखोगे तो थोड़ा सा अफेक्ट पड़ेगा कि सामने वाले आपको समझेगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया। ठीक है, $7 बिलियन का लोन लिया, लेकिन एक शर्त पे कि अब आप जो आपकी कंट्री है, यानी कि आपका इंडिया है, आप इसकी इकोनॉमी को ओपन कर दोगे बाहर के लोगों के लिए। यानी कि पहले जो बाहर के लोग आपकी कंट्री में अपना सामान नहीं बेच पाते थे, तो अब उसको हटा दो, ताकि वो लोग भी आ सकें, आपकी इकोनॉमी जो है वो ओपन हो सके पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोबलाइजेशन आ सके। और उसके बाद जो आपने इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जैसे कि आपका जो रोल है, मतलब आपके जो गवर्नमेंट का रोल होता है अपनी कंट्री में, कि जैसे इंडस्ट्रीज पे, तो आप इसको कम करो। जैसे कि उन्होंने नहीं लगाया था, लाइसेंस सिस्टम लगाया था, और भी कई सारी चीज़ें लगाई थी। तो उन्होंने ये बोला कि आप अपनी कंट्री को लिबरलाइज करो, यानी कि उसको थोड़ा सा अपने बल पे काम करने का मौका दो। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने हिसाब से काम करने का थोड़ा सा फ्रीडम दो, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि ठीक है, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया हमने, ये भी पढ़ लिया है। तो ये सब चीज़ें थी कि ओवरऑल आपको LPG लाना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। यानी कि अब आप अपना जो रोल है उसको थोड़ा सा कम करोगे। यानी कि अभी तक आप इतने सारे इंडस्ट्रीज हैंडल कर रहे थे, जो कि ज़रूरी नहीं था आपको हैंडल करना, लेकिन अब आप उनको कर रहे थे, तो आप उनको प्राइवेट सेक्टर के पास भेजो। उसके बाद आप अपना जो रोल है उसको कम करो, ताकि आप जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने हिसाब से काम कर सकें, और आप जो अपनी इकोनॉमी है उसको ओपन कर दो, यानी कि बाहर के लोगों के लिए खोल दो। तो ये सब कंडीशंस थी जिसकी वजह से उन्होंने $7 बिलियन का लोन दिया था।
ठीक है। तो इंडिया ने एग्री कर दिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे, तो एग्री कर दिया। तो NEP आ गया, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक NEP आपने अभी पढ़ा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसको इकोनॉमिक पॉलिसी से ही पढ़ना और 1991 से पढ़ोगे, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छे से वो शो होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आगे लिखा है, द थ्रस्ट ऑफ द पॉलिसीज वॉज टुवर्ड क्रिएटिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स, ठीक है। तो अब ये पॉलिसीज का मेन पर्सपेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इससे जो हमारी अंदर की डोमेस्टिक मार्केट है इसमें कंपटीशन बढ़े, ताकि अब जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे पहले अपना मोनोपोली चला रही थी, अपना राज चला रही थी, तो अब वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अब उनका डायरेक्ट कंपटीशन होगा फॉरेन मार्केट से। तो फॉरेन की चीज़ अगर अच्छे मिलेगी, मतलब अच्छी क्वालिटी की मिलेगी उसी प्राइस में, तो लोग क्यों नहीं सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि हम फॉरेन वाली चीज़ ले लें। जैसे कि मान लीजिए अभी सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे पास चाइना का है। चाइना की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी जो है वो चाइना की चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाए हैं, जैसे कि फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो ये सब चाइना से बन के आता है, और इंडिया अभी तक इनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर पाया है कि हम इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ठीक है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें चाइना से ही आता है। तो अब इसमें ये लिखा है कि जो ये पॉलिसीज थी इनको अगर इनके ग्रुप्स को क्लासिफाई किया जाए तो ये दो ग्रुप्स में बढ़ जाती हैं। पहला है स्टेबलाइजेशन और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो स्टेबलाइजेशन में क्या था कि जो अभी तक जो इतनी हमारी जो गैप था, जो हमारे इंपोर्ट ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट्स कम थे, हमारा जितना भी डेफिशिएट था, जितना भी फाइनेंशियल डेफिसिट था, यानी कि जो हमारे कर्ज था, तो हम उसको कम कर सकें ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सके, जो अभी इनस्टेबल है, क्योंकि अभी उसमें बहुत दिक्कतें हैं, अभी उसमें महंगाई है, ये है वो है, तो उस वजह से अब उसको हमें कंट्रोल में करना है, यानी कि स्टेबलाइज करना है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कीप द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। तो अब इसका सीधा साफ मतलब ये है कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं उसको मेंटेन किया जाए, ताकि जो हमारे प्राइस इतने बढ़ रहे थे उनको भी हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज की। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मीजर्स, ठीक है। तो हमारा जो स्टेबलाइजेशन था वो एक शॉर्ट टर्म मीजर था, और जो हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था वो लॉन्ग टर्म मीजर था, ठीक है। तो अब जो हमारे प्राइसेस इतने ऊपर आ चुके थे तो वो हमें शॉर्ट टर्म में कम करने थे, क्योंकि वो तो फिर आगे जाके फिर बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, तो उनका फ्लक्चुएशन तो शॉर्ट टर्म चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म मीजर था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंप्रूव किया गया, हमारी इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ाई गई, ठीक है। जो हमारा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस था, यानी कि जो हमारा बाहर का अब्रॉड के लोग थे, बाहर की कंपनीज थी, उन्होंने जो हमारे कंट्री में कंपटीशन बढ़ाया, जिससे जो हमारे क्वालिटी थी, जो मतलब जो कंज्यूमर को क्वालिटी मिल रही थी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिला, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर 3 हेड्स। तो ठीक है, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कई सारी वेराइटी ऑफ पॉलिसीज लॉन्च की, जिसको हम 3 हेड में बांट सकते हैं। पहला हेड है लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में और समझेंगे कि ये होता क्या है। और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पार्ट 1 में हम सिर्फ लिबरलाइजेशन कवर करने वाले हैं। तो अब समझते हैं लिबरलाइजेशन को। तो लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि लाइसेंस सिस्टम चलता था, और आपको अगर बिल्कुल गुड्स आपको अगर बढ़ाने हैं, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको अपनी यूनिट्स बढ़ानी है, आपको दूसरी जगह इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपको नई इंडस्ट्री खोलनी है, आपको पुरानी बंद करनी है, सबके लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी। और वो सोचती थी कि इनको मतलब ये परमिशन देने से कोई फ़ायदा है या नहीं, अगर नहीं होता है तो वो देते ही नहीं थे, ठीक है। तो अब इसको सबको हटा दिया गया। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वॉज इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जैसे अभी मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम चलता था, प्राइवेट सेक्टर को कई सारी इंडस्ट्रीज में जगह नहीं मिलती थी। उसके बाद जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसमें रिजर्वेशन था, जो हम लोगों ने पहले लॉन्च किया था रिजर्वेशन। तो उसके बाद जो हमारा कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन था, यानी कि जो हम पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स बनता था तो उसका प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि आप इसी प्राइस में बेचो, ठीक है। तो अब उसको भी अपन को बंद करना है।
तो इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके भी था कंट्रोल था, मतलब ये कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट जो प्राइस था उस पर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन था यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था कि यहाँ यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सब सरकार अपने अंडर कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो अब जो हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, सिर्फ कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, यानी कि कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के हमारा बाकी के प्रोडक्ट्स पे उन्होंने पूरा लाइसेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया था। तो अब किस किस प्रोडक्ट पे लाइसेंस सिस्टम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो था अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डियस केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि इनमें अगर हम लाइसेंस सिस्टम नहीं रखेंगे तो फिर इससे लोगों की जान और कई सारी चीज़ों को खतरा हो सकता है। जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, तो कोई जहरीली शराब ना बना दे, कोई कुछ ना कर दे, ठीक है। हजार्डियस केमिकल्स से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नेचर को, हमारे ह्यूमन लाइफ को और भी कई सारी चीज़ों को, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स थे, जो डिफेंस का वो था सिस्टम पूरा, तो ये सब चीज़ें सरकार अपने अंडर ही रख रही थी लाइसेंस के सिस्टम से। डिफेंस मतलब डिफेंस तो हटा ही दो, डिफेंस तो पूरा ही सरकार कंट्रोल करती थी, बाकी चीज़ों में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि इनमें लाइसेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एरोस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब इन्हीं चीज़ों में आता है, ताकि सरकार जो है वो आपकी मतलब जो प्रोडक्ट वो बना रही है इंडस्ट्रीज, तो उस पर नज़र रख सके कि वो किस टाइप की चीज़ें बना रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब देखो, जो डिफेंस का था, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन का था, और जो रेलवे की कई सारी कोर चीज़ें थी उसको सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया, तो इसको पूरा पब्लिक सेक्टर ही ओन करेगी और मैनेज भी वही करेगी, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों को मोस्टली प्राइवेट कर दिया था। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन था वो ख़त्म कर दिया पूरा, मोस्ट ऑफ द सब गुड्स का ख़त्म कर दिया कि भाई अब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कंपटीशन झेलना पड़ेगा अपने जो डोमेस्टिक, जो आपकी कंट्री में ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनसे, उसके बाद थोड़ा बोड़ा बचता है तो आपको फॉरेन मार्केट से भी कंपटीशन झेलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि जो हमारे प्राइजेस का था, पहले जो सरकार प्राइस तय करती थी, अब उसको भी ख़त्म कर दिया कि अब इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो अपना प्राइस खुद से डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज को फ्रीडम मिल गई। तो अब फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं बैंक्स, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है, ये सब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। तो बात करें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, तो उसमें सबसे पहले लिखा है द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था वो पूरा आरबीआई के ऊपर था, मतलब आरबीआई ही उसको पूरा कंट्रोल करती थी, मतलब पूरा A to Z, बिल्कुल एक हल्की सी फ्रीडम नहीं थी कुछ भी चीज़ें डिसाइड करने की, तो सब आरबीआई डिसाइड करता था और बैंक्स को उसको मानना पड़ता था। बैंक्स हो गए, आपके स्टॉक एक्सचेंज हो गए, सबको उन्हें मानना पड़ता था, ठीक है। तो आरबीआई डिसाइड करती थी हमारा जो मनी है, यानी कि कितना मनी बैंक दूसरों को लोन में दे सकता है, उस पर कितना इंटरेस्ट वो ले सकता है और कितने टाइम तक वो बैंक लोन दे सकता है। तो ये सब चीज़ें पूरी की पूरी आरबीआई ही डिसाइड करता था और बैंक्स को बताता था, तो बैंक्स उसी के हिसाब से करते थे, ठीक है। तो वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब आरबीआई को हमें ऐसे बनाना था कि आरबीआई इतना बड़ा रेगुलेटर बन के ना रहे, अब वो थोड़ा सा फैसिलिटेटर की पोजीशन में आ जाए, यानी कि कुछ चीज़ें हमें अब बैंक्स को भी देनी पड़ेंगी कि बैंक्स अपना खुद से डिसाइड कर ले, सब चीज़ें आरबीआई को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स डेट द फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। तो इसका सीधा मतलब ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कई सारे जो फर्म्स हैं, यानी कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये सब अपने आप से फैसले ले सकते हैं बिना आरबीआई को कंसल्ट किए, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस इसमें भी थे, एक्सेप्शन सॉरी। द रिफॉर्म्स पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, ठीक है। तो इस पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ, हमारे जो बैंकिंग सेक्टर था, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था जिसमें पहले बहुत सारी सरकारी बैंक्स रहती थी,
जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक्स, SBI और भी कई सारे बैंक्स हैं। तो ये सब सरकारी बैंक्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस रिफॉर्म्स की वजह से अब हमारे पास प्राइवेट बैंक्स भी आने लगे, जैसे ICICI, उसके बाद HDFC और भी देना बैंक और भी कई सारे बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेट थे, ठीक है। तो ये प्राइवेट बैंक आ गए हमारी उसमें बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वॉज रेज टू अराउंड 74%। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी बैंक्स में, यानी कि पहले जो बैंक्स में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ले सकते थे उसमें 74% की ग्रोथ आई। यानी कि मान लीजिए कि पहले अगर बैंक 1000 बाहर से ले पाता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो अब उसको 74% बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो 74,000 तक आप उससे ले सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ले सकता है बैंक, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई। तो those bank which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches। तो जो बैंक्स उनकी कंडीशंस फॉलो कर रहा था तो उसको परमिशन दे दी कि आप अपनी न्यू ब्रांचेस खोल सकते हो बिना किसी अप्रूवल के RBI से। मतलब जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है या कोई भी प्राइवेट बैंक ले लो, HDFC बैंक है, तो अगर वो अपनी सारी कंडीशंस RBI की फॉलो कर रहा है तो उसको परमिशन है कि अब आप दूसरी ब्रांच भी खोल सकते हो, आप दूसरे शहर में कोई भी ब्रांच खोल सकते हो बिना RBI को कंसल्ट किए, ठीक है। तो अब ये रेशनलाइजेशन हो गया, मतलब अब बहुत सारी फ्रीडम मिल गई। तो अब क्या हुआ कि बैंकों ने अपनी ब्रांचेस को बहुत एक्सपेंड कर लिया, जिससे आज के टाइम पे मतलब हर कोई फेमस बैंक जो है आपका वो हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मोस्टली पूरे बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस के थ्रू पूरा इंडिया अपना कवर कर लिया है। तो ये किस वजह से? ये फॉरेन रिफॉर्म्स की वजह से, सॉरी फॉरेन रिफॉर्म्स नहीं, बैंकिंग रिफॉर्म्स की वजह से, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए थे उसकी वजह से, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII such as merchant bankers, mutual funds and pension funds are now allowed to invest in Indian financial markets। तो जो बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स थे और म्यूचुअल फंड्स वाले थे, पेंशन फंड्स वाले थे, उन सबको अब अलाउ कर दिया कि अब आप हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी सिक्योरिटी पे, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। तो टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिजिकल पॉलिसी। तो ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स को हम लोग फिजिकल पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म से जो उसका मेन मोटिव था टैक्स रिफॉर्म का, वो था कि जो टैक्सेशन है उसको कम किया जाए और जो एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सरकारी कंपनीज थी उन पे जो एक्सपेंडिचर है उसको एक बार फिर से देखा जाए, समझा जाए, उसको रीप्लान किया जाए, ठीक है। तो इसको फिजिकल पॉलिसी ही कहते हैं, क्योंकि जो हमारा टैक्सेशन का पूरा पॉलिसीज होती हैं वो फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू ही डिसाइड होती हैं और इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो जो बेसिकली टैक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम सीधे, जो सरकार आपसे सीधे ले, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया और बिजनेस टैक्स हो गया। तो जैसे कि एक जो इंडस्ट्री है या कोई भी फर्म है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा कमा रही है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो वो टैक्स की कैटेगरी में आ जाती है। तो उसमें जितना भी % टैक्स होगा, जैसे कि मान लीजिए 10% टैक्स उसको देना हो तो वो 10% टैक्स देगी। उसके बाद जो फंड होगा, जो यानी कि जो बचा होगा, उसको फिर एम्प्लॉयज़ में सैलरी के थ्रू बांट दिया जाएगा और कई सारी चीज़ों में दे दिया जाएगा। तो अब इस पे क्या रहता है, अब हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है। यानी समझिए, अगर जो आपकी पर्सनल इनकम है उस पर आपको अलग से टैक्स देना पड़ता है, और जो आपकी बिजनेस इनकम है, यानी कि जो आपका बिजनेस है वो जितना भी उसमें अर्न कर रहा है तो उसका टैक्स आपको अलग देना पड़ता है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। तो इसको हम सीधे सीधे दे देते हैं सरकार को, ठीक है। इसमें बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं आता है, मतलब कि कोई बीच का पर्सन नहीं आता है, बीच का इंस्टीट्यूट नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो अलग होता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो आप सीधे सरकार को नहीं दे रहे हो, जो आप यानी कि कोई चीज़ खरीद रहे हो या कोई चीज़ बेच रहे हो, उसमें जो आप टैक्स दे रहे हो तो उसको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम सीधे सरकार को नहीं दे रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका GST। तो अभी GST है, पहले GST नहीं होता था, तो कई सारी अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, तो वो सब हो जाता है, ठीक है। तो सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस रिडक्शन इन टैक्सेस। तो 1991 से जो हमारे क्या कहते हैं टैक्स था, जो टैक्स हमें मिलता था, लोग भरते थे, वो बहुत कम होता जा रहा था। तो ये समझा गया उस टाइम पे कि जो हमने टैक्स डिसाइड किया है वो बहुत हाई है। तो इस वजह से जो हमारी पब्लिक है वो टैक्स एवेशन कर रही है, यानी कि टैक्स की चोरी कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से
उन्हें एक एहसास हुआ कि अब हमें हमारी जो टैक्स रेट है उसको कम कर देना चाहिए। और जो उस टाइम पे कॉरपोरेशन टैक्स था, यानी कि जो मैंने बताया कि बिजनेस को भरना पड़ता था टैक्स, वो भी उस टाइम पे बहुत हाई था। तो उसको क्या हुआ, बहुत कम कर दिया गया, ताकि अब जो कॉरपोरेट है यानी कि जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड हो सकें, वो ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और टैक्स भी सरकार को मिले। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि पहले जब टैक्स ज़्यादा होता था तो लोग अवॉइड करेंगे। अब अगर टैक्स इतना है कि वो उनको लगता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, तो वो दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो टैक्स, पहले लोग टैक्स पेयर्स जो कम थे अब वो बढ़ गए टैक्स पेयर्स। तो जो हमारे पास टैक्स से अमाउंट आती थी अब वो भी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसके बाद efforts has been also have been made to reform the indirect taxes। तो उस टाइम पे क्या था कि indirect taxes, मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे indirect टैक्स। तो अब उसको क्या किया, उनको सबको हटा के उनको सीधा कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया सिर्फ एक टैक्स में, जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी का फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो, या आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पूछ सकते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और जो आपका जीएसटी है वो भी शॉर्ट में ही आएगा, इतना लंबा नहीं आएगा। या कह लो कि दो क्वेश्चंस को मिला के वो देंगे, या तो जीएसटी पूछेंगे और उसके साथ भी कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीएसटी हमारा आया था 2016 में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अभी तक जीएसटी ही पे करते हैं, हम कोई अलग से कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते हैं, हम सिर्फ सीधा जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, और जीएसटी से ही फिर वो जो कुछ होता है इनकम सरकार अपना सेटल कर लेती है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही किया गया। In 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currencies। तो देखो, अब अपने वैसे नॉर्मली सारी कंट्रीज में जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है वो 3 सिस्टम से डिसाइड होता है। 3 सिस्टम में से कोई एक सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ता है वहाँ की सरकार को, ताकि जो उनका करेंसी है वो उसकी वैल्यू सेट हो सके। तो उसमें 3 है, आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ कि 3 टाइप के होते हैं। एक में क्या होता है कि जो मार्केट है, मार्केट डिसाइड करेगा कि करेंसी इसका रेट क्या है, यानी कि डिमांड और सप्लाई से पता चलेगा कि करेंसी का रेट क्या है। और दूसरे में क्या होता है, सरकार तय करती है कि इतना रेट है, तो सरकार ही उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, उसमें कोई मतलब मार्केट का फैक्टर नहीं ऐड होता है। और तीसरे में क्या होता है कि गुड्स मतलब कि जो प्राइस होता है वो सप्लाई और परचेस, यानी कि सप्लाई और डिमांड से ही तय होता है। लेकिन जो सरकार है वो बीच बीच में उसमें इंटरफेयर करके उसको स्टेबलाइज रखती है, यानी कि जो बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। मान लीजिए कि जो आपका पहला सिस्टम है जिसमें पूरा अपना सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड है, तो उस वाले सिस्टम में क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब फ्लक्चुएशन भी थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, और ये होता है थर्ड टाइप का सिस्टम। तो इसका पूरा आपको हेडिंग सब कुछ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो इन 1991 हमारा जो करेंसी था, जो हमारी इंडियन रुपी थी, उसको हमने डिवैल्यू कर दिया, यानी कि उसकी जो प्राइस थी वो हमने उसको जानबूझ के घटा दिया। मान लीजिए पहले हमारा जो 1 रुपी था वो बाहर के डॉलर के हिसाब से, यानी कि हमारा 1 रुपी डॉलर का 2 रुपी मान लीजिए, $2 मान लीजिए, कितना भी एग्जाम्पल ले लो, मैं एग्जैक्ट फैक्ट मुझे अभी पता नहीं है तो मैं उसको नहीं बता सकता। तो कुछ भी आप मान लो कि जैसे कि जितना भी था तो उसको कम कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी कंट्री का जो करेंसी का प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हम चीज़ें कम मंगा पाते हैं। अभी जैसे सीधा एग्जांपल ले लीजिए कि आप अमेरिका से कुछ मंगाओगे, तो अमेरिका में अपनी करेंसी के मुकाबले उनका रेट ज़्यादा है, तो अमेरिका का $1 हमारे लिए 80 रुपये लगभग होता है, तो ये हमारे लिए बहुत महंगा है। तो इसी वजह से हम ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते अमेरिका से। लेकिन अगर अमेरिका का जो करेंसी है वो हमसे कम हो जाए, तो अगर हमारा $1 उनके $80 के मुकाबले आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम अमेरिका से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, हमें सस्ता पड़ेगा, उसको हम डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे या कहीं भी बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारी करेंसी थी उसको कम कर दिया, उसका प्राइस कम कर दिया, ताकि फॉरेन के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें, जिससे हमारी जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाए।
ठीक है। और इसके बाद से उन्होंने एक थर्ड टाइप का सिस्टम जो मैंने आपको बताया था उसको लॉन्च कर दिया था। इससे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितना क्या प्राइस रहेगा अपनी करेंसी का, ठीक है। तो ये सिस्टम लॉन्च हो गया। इसके बाद इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन। मैंने बताया कि अब क्या हुआ, उन्होंने फ्री कर दिया रुपी वैल्यू को, कि अब फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लो रहेगा उसके हिसाब से ही वैल्यू उसकी डिसाइड होगी। नाउ मोर ऑफ्टन देन नॉट मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट्स बेस्ड ऑन द डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो अब मार्केट डिसाइड करते हैं करेंसी की वैल्यू जो सप्लाई और डिमांड्स है उनके हिसाब से, ठीक है। अब जो लास्ट इसका रिफॉर्म है, जो लिबरलाइजेशन में लास्ट रिफॉर्म है, वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजिम वॉज इनिशिएटेड टू इंक्रीज international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into the economy। तो अब क्या हुआ कि जो इस रिफॉर्म्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज जो गुड्स बनाती थी उसकी क्वालिटी कमज़ोर थी। तो अब बाहर का कंपटीशन आ गया, यानी कि एब्रोड यानी कि फॉरेन का कंपटीशन आ चुका है। तो अब इससे क्या हुआ कि अब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया, और उससे क्या हुआ, एक कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया कि अब उन्हें प्राइस भी मेंटेन करना है और क्वालिटी भी देनी है, कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छी क्वालिटी देनी है हमारे डोमेस्टिक मार्केट को। तो अब इससे क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी के जो प्रोडक्शन हो रही थी उसकी क्वालिटी जो थी वो बढ़ चुकी थी। The aim was also to promote the efficiency of local industries and adaptation of modern technologies। ठीक है, तो इसका एम यही था कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें एफिशिएंसी आए और जो वो अभी तक टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको और अच्छा मॉडर्न बना सकें। ठीक है, तो इंडिया वॉज फॉलोइंग अ रिजीम ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो ठीक है, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस था इम्पोर्ट्स के ऊपर उसको हटा दिया था। ठीक है, द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्ड एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो ठीक है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स था जो इंपोर्ट्स के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि अब आपको इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक जगह ऐसी बचती है जो है एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ और हजार्डियस इंडस्ट्रीज से। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो बहुत मतलब सेंसिटिव चीज़ बना रही हैं, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब बना रही हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बना रही हैं जिससे हमारी जो नेचर है उसको अफेक्ट हो सकता है, हमारी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों पे अभी भी इंपोर्ट लाइसेंस का सिस्टम था कि आपको अगर ये इंपोर्ट करना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर आल्सो फुली रिमूव्ड। ठीक है, तो अब हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ थी और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी उनमें से पूरी तरीके से अप्रैल 2001 तक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दी कि अब आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप जो करना हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैज बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अब हमारे जो इंडियन गुड्स है, जो हमारा इंडियन गुड्स बन रहा था उसको अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए हमने जो बाहर से इंटरनेशनल कंपटीशन लेके आए थे, तो उसकी वजह से हमारी जो क्या कहते क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई। और ये सब किस वजह से हुई, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी वो हटा दी थी। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और हम फिर समझेंगे कि इन तीनों से हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी थी उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए, कितनी हमारी तरक्की हुई, क्या क्या हमें डिसएडवांटेज देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद यही सब हमें इसमें पढ़ना है, तो इसके बाद ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर हम कई सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत कुछ। और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, उस पर भी हम कई सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आएंगे। और यूट्यूब चैनल तो आपका ये है ही सामने, आप इसको सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो। अदरवाइज़ आप कमेंट में बता सकते हो कि इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियो ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।